हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सेल गाइडलाइंस। आज का हमारा टॉपिक है हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मतलब अभी रेंट आपको रिसीव हो गया है या रिसीवेबल है, अदर देन मतलब जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसके अलावा वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें आगे पढ़ लेते हैं रेंट क्या होता है। रेंट वो होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ ओनर ऑफ अ लैंड बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब जो भी आपने जगह दी हुई है रेंट पर, उसको यूज़ करने के लिए जो भी उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट मिलती है वो आपकी रेंटल इनकम होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है दिस सेक्शन शैल नॉट अप टू एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीज ऑफ द बिल्डिंग टुगेदर विथ plant and machinery, and such rent shall be chargeable to tax under the head of income from other sources। मतलब अगर लीज़ के अगेंस्ट बिल्डिंग के आपको कोई भी इनकम होती है या प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट जो लीज़ पर हो, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट होगी। उसके अलावा वेयर द एनी अमाउंट इज़ इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय पर्सन फॉर द प्रोविजन ऑफ amenities, utilities or any other services connected with renting of the building। अगर इनके तहत भी आपको इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर इसके अलावा लिखा हुआ है कि अगर मार्केट वैल्यू से कम में आप रेंट लेते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो जो मार्केट वैल्यू होगी उसी पर आपका टैक्स लगेगा, डिस्काउंट पर नहीं लगेगा। मतलब कि अगर 20,000 का रेंट है और आप 15,000 ले रहे हैं तो 20,000 पर ही रेंटल टैक्स चार्ज होगा और 15,000 पर नहीं होगा। इसके अलावा डिडक्शन इन कंप्यूटर इनकम चार्जेबल, इसका सेक्शन 15A है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर आर डिडक्शन शैल बी अलाउड। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस हैं जो आप अलाउड किया है लॉ ने, जिसके वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर टू अ बिल्डिंग, इसका 1/5 आपको अलाउ होता है, आप डिडक्ट कर सकते हैं उसमें से, इनकम में से। इसके बाद अगर कोई प्रीमियम आप दे रहे हैं इंश्योरेंस, वो माइनस हो सकता है। इसके बाद कोई लोकल टैक्सेस वगैरह हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हो गए, वो माइनस होंगे। इसके बाद ग्राउंड रेंट होगा, वो माइनस हो कर सकते हैं। या फिर आपने अगर कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस हो जाती है। फिर इसके बाद कोई लीगल एक्सपेंसेस हैं अगर प्रॉपर्टी के नेम को बचाने के लिए, तो वो भी माइनस हो जाते हैं। फिर उसके अलावा कोई अगर अनपेड रेंट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि लाइनअप आपको ए से लेकर अभी तक FGH पे आ रहे हैं, ये सारे माइनस हो जाते हैं। और ये सारे एक्सपेंसेस आपकी जो ना टैक्सेबल लाइबिलिटी को कम करने में मदद करते हैं। तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको और आइडिया होगा। फिर इसके बाद सेक्शन 16 आ जाता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अमाउंट आपने चार्ज कर ली हो ड्यूरिंग द ईयर टैक्स, और उसके बाद जो आपका रेंट एग्रीमेंट बना है 10 सालों का हुआ है और 10वें साल में अगर वो आपको अमाउंट रिफ़ंड हो जाती है, तो आप उसको वही अमाउंट चार्ज करेंगे जो आपको रिसीव हुई है। रिफ़ंड वाली अमाउंट को आप टैक्स में चार्ज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद फर्दर लिखी हुई हैं और चीज़ें, जैसे कि अगर टर्मिनेशन हो जाता है और उसकी जगह दूसरा टेनेंट आ जाता है, उस फिर कंटिन्यू होता है, तो वो दूसरी जो कंटिन्यूएशन में आता है वो भी अमाउंट आपके पास उसी में शामिल होकर एडजस्ट होकर और कंटिन्यूएशन में आपकी रेंटल इनकम में आ जाएगी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका विद होल्डिंग टैक्स में क्या स्लैब है। विद होल्डिंग टैक्स कार्ड जैसे कि हम खोलते हैं तो सेक्शन 155 रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको स्लैब नज़र आ रहा है। इसमें 3 लाख तक की एग्जाम्पशन है एनुअली, मतलब 3 लाख तक का एनुअल रेंट है तो एग्जाम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर उसके बाद
अलग अलग स्लैब्स दिए हुए हैं और उसके रेट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप शॉर्ट जाकर देखेंगे कि रेंटल इनकम की कैसे कैलकुलेशन होती है, वहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखें, अगर ATL में आप आते हैं तो आपका टैक्स वही होगा जो स्लैब के हिसाब से मिलेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं, ATL की लिस्ट में नहीं आते, तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज होगा, मतलब डबल हो जाएगा। इसी तरह कंपनीज़ का भी है कि 15% होगा ATL पे अगर जो हैं, और 30% उनका होगा जो नॉन फाइलर हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि IRS पे हम किस तरीके से पोर्टल पर फाइल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आएगा आपका रिसीट्स और डिडक्शंस आएंगे। तो इसमें सेक्शन के हिसाब से आपको, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है लॉ में, तो उस हिसाब से आप फ़िगर्स इनपुट करते जाइएगा। रेंट की जो है वो आप रेंट में डालेंगे, ग्रॉस अमाउंट जो है। फिर उसके बाद डिडक्शंस वगैरह कुछ होंगी तो डिडक्शन की आप डाल देंगे। फिर इसी तरह आप 1 बाय 1 सारी फ़िगर्स इनपुट करते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। फिर इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, तो फिर IRS आपको बता देगा कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है सामने। फिर इसके अलावा अगर आप के अगेंस्ट, मतलब कि टैक्स डिडक्ट होता रहा है और आपको उसका हर मंथ आपको उसका चालान मिलता रहा है, या तो साल के एंड में फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडजस्टेबल टैक्स में। ये आपके पास आएगा, टैक्स चार्जेबल में आएगा। क्लिक करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे, सेक्शन 155। अच्छा, न्यू IRS के पोर्टल में ये अच्छी चीज़ है कि इसमें सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है ऊपर। आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद ही उसी सेक्शन पर ले जाएगा। ये देखें, डायरेक्टली आपको उस सेक्शन पर ले गया। तो उस पर आप वो अमाउंट डाल देंगे कि कितने रेंट पर कितना टैक्स चार्ज हुआ था। यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिटेल डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा और टैक्स लायबिलिटी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो होपफुली ये आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।